तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी खुद चुनने की अनुमति है, किसी ने याद दिलाया। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, फिर झाड़ू उठाकर आसमान में उछाल दी। दर्जनों आंखें झाड़ू की ओर उठ गईं, सभी उम्मीदों से भरी हुई थीं। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, मुझे चुनो, मुझे चुनो। समय जैसे धीमा पड़ गया। झाड़ू हवा में कई बार घूमी, फिर जोर से जमीन पर आ गिरी। पूरी भीड़ के सांसें थम गईं। झाड़ू का सिर एक हट्टे कट्टे युवक की ओर इशारा कर रहा था। भीड़ में से एक निराशा भरी आह निकली। बाकी लोगों के चेहरे पर हताशा और असंतोष साफ झलक रहा था, लेकिन वह हट्टा कट्टा युवक जोर से हंसा और आगे बढ़ा। साथी शिष्यों, आज की जीत मेरी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। किस्मत वाला निकला, किसी ने जलन से कहा। क्यों नहीं मुझे चुना? मैं तो पूरे महीने से हर 5 दिन पर यहां आता हूं। कहना भी मत, मैं पूरे 3 महीने से आ रहा हूं और एक बार भी नहीं चुना गया। भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हो। अरे, इसे बदकिस्मती मत कहो, एक शानदार तमाशा देखने का मौका मिल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। अब मैदान में सिर्फ अर्जुन और वह हट्टा कट्टा युवक रह गए थे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, परीक्षण शिष्य अर्जुन, तपस्वी शरीर की तृतीय अवस्था। उसका प्रतिद्वंदी जोर से बोला, साधारण शिष्य विशाल सिंह, तपस्वी शरीर की पंचम अवस्था। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों की एक कठोर पदानुक्रम व्यवस्था थी। सबसे निचले स्तर पर साधारण शिष्य होते थे, फिर निम्न आधार शिष्य, उसके बाद प्रतिभाशाली शिष्य और फिर सबसे उच्च श्रेणी के मूल शिष्य होते थे। विशाल सिंह साधारण शिष्य था, जिसका अर्थ था कि वह अभी तक किसी गुरु का शिष्य नहीं बना था। जो शिष्य तपस्वी शरीर की ऊंची अवस्था में पहुंचकर किसी गुरु का शिष्य बन जाते, उनकी स्थिति साधारण निम्न आधार शिष्यों से भी ऊंची मानी जाती थी। प्रतिभाशाली शिष्य उन्हीं निम्न आधार शिष्यों में से चुने जाते थे जो असाधारण कौशल दिखाते थे। मूल शिष्य वे होते थे जिन्हें गुरुकुल की अगली पीढ़ी की आशा समझा जाता था और विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। यह शक्ति आधारित पदानुक्रम अन्यायपूर्ण लग सकता था, लेकिन यह युवा शिष्यों में कठोर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता था। यही गुरुकुल की क्रूर प्रणाली की नींव थी और इसी कारण अर्जुन को बार बार दूसरों से लड़ना पड़ता था। गुरुकुल का एक और सख्त नियम था, चुनौती का नियम। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। अद्वितीय गुरुकुल में एक सख्त नियम था, हर 5 दिन में एक बार किसी भी शिष्य को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी अधिकतम 3 स्तर तक ही ऊंचा हो सकता था, अन्यथा चुनौती अस्वीकार करने की अनुमति थी। जो विजयी होता उसे योगदान अंक मिलते और जो हारता उसके अंक काट लिए जाते। ये योगदान अंक, जिन्हें मुख्य द्वार योगदान अंक भी कहा जाता था, गुरुकुल में मुद्रा के समान माने जाते थे। यदि किसी के पास पर्याप्त योगदान अंक होते तो वह इन्हें मुख्य द्वार भंडार कक्ष से शस्त्र, युद्ध ग्रंथ, औषधियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के बदले प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा ये अंक सोने चांदी में भी बदले जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर ये अंक अर्जित करना बहुत कठिन होता था, इसलिए अधिकांश शिष्य इन्हें धन में परिवर्तित करने से बचते थे। योगदान अंक अर्जित करने के कई तरीके थे, खजाने की खोज, विशेष कार्यों को पूरा करना आदि, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित तरीका था अन्य शिष्यों को चुनौती देना। यही कारण था कि आज सुबह अर्जुन के चारों ओर इतनी भीड़ थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पका हुआ आम गिरने ही वाला हो। अर्जुन का नाम पूरे अद्वितीय गुरुकुल में प्रसिद्ध था, लेकिन वजह उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों के कारण थी। एक परीक्षण शिष्य होने के बावजूद वह अब तक गुरुकुल में टिका हुआ था। हर चुनौती में वह हारता था, लेकिन फिर भी मैदान में उतरता था। आज वही दिन था। 5 दिन पहले की आखिरी चुनौती के बाद अब फिर से लोग उसे चुनौती दे सकते थे। कौन इस मौके को छोड़ता? मुफ्त के योगदान अंक। हालांकि अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि यह शोर शराबा किस लिए था, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह पर खड़ा हुआ, फिर जोर से बोला, कृपया मार्गदर्शन दें। यह सुनते ही लोग मन ही मन हंस पड़े। अब फिर से इसकी पिटाई होने वाली है। अर्जुन हमेशा पहला हमला करता था। भले ही उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसके वार तेज और प्रभावशाली होते थे। वह बिजली की गति से विशाल सिंह की ओर बढ़ा और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। इसके बाद एक और वार, बाघ का घूंसा। अद्वितीय गुरुकुल में हर शिष्य को महाबली मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। यह एक बुनियादी युद्ध कला थी जिससे शरीर को मजबूत किया जाता था, लेकिन विशाल सिंह घबराया नहीं। वह अर्जुन से 2 स्तर ऊंचा था। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। विशाल सिंह ने अर्जुन के मुक्के को पहले ही देख लिया और आसानी से एक कदम पीछे हटकर उसे चकमा दे दिया। अर्जुन का घूंसा उसके वस्त्रों को छू कर निकल गया, लेकिन विशाल सिंह को कोई क्षति नहीं हुई। अर्जुन ने दूसरा प्रहार किया, लेकिन इस बार विशाल सिंह ने पलटकर वार किया और अर्जुन के नाभि केंद्र पर एक करारा प्रहार कर दिया। दर्द सहते हुए अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और किसी तरह विशाल सिंह के अगले प्रहार से बच गया। विशाल सिंह थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय अवस्था का एक शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह बस एक क्षणिक चूक थी। विशाल सिंह ने तुरंत अर्जुन पर दूसरा वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर जमीन से उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने अर्जुन के चेहरे पर उसकी अदम्य इच्छा शक्ति देखी, लेकिन यह अंतर मायने नहीं रखता था। अर्जुन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाल सिंह ने अर्जुन के वार को आसानी से देख लिया और एक तरफ हटकर उसे चकमा दे दिया, जिससे उसका मुक्का सिर्फ कपड़ों को छू कर निकल गया। लेकिन अर्जुन पीछे हटने के बजाय एक और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे विशाल सिंह ने आसानी से रोक लिया और सीधा उसके नाभि केंद्र पर एक शक्तिशाली घूंसा जड़ दिया। अर्जुन ने दर्द को सहते हुए तुरंत पीछे हटकर तीसरे हमले से खुद को बचा लिया, जिससे विशाल सिंह चौंक गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि तृतीय स्तर का यह शिष्य इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यह छोटी सी चूक युद्ध का परिणाम नहीं बदल सकती थी और विशाल सिंह ने तेजी से अर्जुन को चौंकाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने अचानक अपना दायां पैर उठाकर जोरदार किक मारी। विशाल सिंह ने उसकी आंखों में एक अदम्य जज्बा देखा और तभी उसने अपनी महाबली मुक्केबाजी का वार किया। धत्त तेरी! विशाल सिंह का दिल जोर से धड़का, क्योंकि अर्जुन का युद्ध अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। लेकिन क्या फर्क पड़ता, वह फिर भी इस वार को सह सकता था। एक पल बाद अर्जुन हवा में उल्टा लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा, जबकि विशाल सिंह अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। अगर अर्जुन और विशाल समान स्तर पर होते तो शायद गिरने वाला विशाल ही होता। बाहर से देखने वाले इस युद्ध की गति को पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस हो रहा था कि अर्जुन की तकनीक बहुत तेज थी, मानो उसने खुद को पहले मारा और फिर प्रतिद्वंद्वी पर वार किया हो। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसका शरीर बहुत कमजोर था। दुबली पतली भुजाएं, पतले पैर और कुपोषण से भरी काया, जिससे इस परिणाम के अलावा और कुछ संभव नहीं था। विशाल सिंह ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने मुझे जीतने दिया। यह लड़ाई उसके लिए कड़वी याद छोड़ गई थी, क्योंकि भले ही वह विजेता था, उसे अंदर से एक अजीब हार का एहसास हो रहा था। वहीं आसपास खड़े अन्य शिष्य फुसफुसाने लगे, इस लड़के को सच में लगता है कि उसने जीत हासिल की। हाँ, लगता है इसे अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में कुछ पता नहीं था और उसने गलती से उसे चुनौती दे दी। यह तो सच में बहुत मजेदार है। विशाल सिंह ने भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे वास्तव में अर्जुन की प्रसिद्धि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बस सुना था कि लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं। इसीलिए जब उसने आज सुबह इतने सारे शिष्यों को अर्जुन के आसपास इकट्ठा होते देखा, तो वह भी लड़ाई में भाग लेने के लिए आगे आ गया और संयोग से चुन भी लिया गया। क्या वह यह लड़ाई हार सकता था? उसका खुद का घूंसा अर्जुन को उड़ा ले गया, लेकिन उसी के कारण वह एक विचित्र स्थिति में आ गया। गुरुकुल के नियमों के अनुसार उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। फिर से इस विचार के आते ही अर्जुन फिर से खड़ा हो गया, इस बार पहले से भी अधिक जोश और संकल्प के साथ। बिना किसी जवाब का इंतजार किए अर्जुन तेजी से विशाल सिंह की ओर दौड़ा। जब वह महज 3 कदम की दूरी पर था, उसने अपनी टांग घुमाते हुए विशाल के पैरों को गिराने की कोशिश की। तभी उसने एक लात मारी। गुरुकुल में सभी शिष्य विभिन्न युद्ध कलाएं सीखते थे, लेकिन अर्जुन की लड़ाई की शैली उसके साथियों से कहीं आगे थी। भले ही वह कम तकनीकों से परिचित था, तो यहाँ इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई समझ पाता, अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। 2 संपूर्ण स्तरों का अंतर और साथ ही उनके शारीरिक बल में भी बड़ा अंतर था। अर्जुन की किक इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि विशाल सिंह को गिरा पाती, लेकिन उसने अपने ही शरीर को क्षति पहुंचा ली। उसका वार उसकी खुद की हड्डियों पर असर डाल चुका था, जिससे वह कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया। फिर से! अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में अदम्य संकल्प झलक रहा था। धड़ाम! अर्जुन फिर से हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर से धड़ाम! अर्जुन फिर से जमीन पर गिरा। जो लोग अब और यह दृश्य सहन नहीं कर सकते थे, वे वहां से चले गए, जबकि कुछ वहीं खड़े रहकर आश्चर्य में थे। अर्जुन में सच में गजब की जिद्द है। इसे जितनी बार गिराया जाता है, यह उतनी ही बार उठ खड़ा होता है। यह हार मानने को तैयार ही नहीं। यह सब सुनकर विशाल सिंह के चेहरे पर उलझन और कड़वाहट आ गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंदी इतना हठी होगा। अर्जुन 7 या 8 बार और हवा में उछलता रहा। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें नीली पड़ चुकी थीं, शरीर लड़खड़ा रहा था, सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन फिर भी वह मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः विशाल सिंह ने झल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हार मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। अद्वितीय गुरुकुल में शिष्यों के आंतरिक संघर्षों के कारण हर साल कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। विशाल सिंह ने जब इस अडिग और साहसी भाई को देखा, तो वह अनायास ही थोड़ा चिंतित हो गया। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद इतनी दृढ़ता नहीं दिखा सकता था, और यह सोचकर कि उसे हार माननी पड़ सकती है, उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। संयम रखो, तभी तुम जलने से नहीं डरोगे। यह जीवन का नियम है। अपने निर्णयों पर अडिग रहना ही सच्ची दृढ़ता है। हालांकि अर्जुन का शरीर जख्मी और दुर्बल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विशाल सिंह जानता था कि अगर उसने इसे अब भी खत्म नहीं किया, तो यह लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। यह सोचकर विशाल सिंह तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन की गर्दन पर हथेली का वार करने के लिए झपटा। लेकिन अर्जुन अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ किसी तरह वार को भांप गया और तुरंत हट गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधला गईं और वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर कुछ फीट ऊंचाई पर एक वृक्ष की शाखा पर बैठी एक शिष्या ने अपनी छोटी सी किताब निकाली। पृष्ठ पलटते हुए उसने लिखा, परीक्षार्थी शिष्य अर्जुन बनाम सामान्य शिष्य विशाल सिंह, विजेता विशाल सिंह। उस शाखा पर बैठी शिष्या की आकृति बड़ी ही सुगठित और सुंदर थी। हालांकि उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था, जिससे उसकी पहचान छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नाजुक भौहें यह प्रमाण दे रही थीं कि वह अधिक उम्र की नहीं थी। उसके बाजू पर बंधा हुआ पट्टा उसकी पहचान को दर्शाता था। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा की शिष्य। अद्वितीय गुरुकुल की गुप्त शाखा एक विशेष विभाग था, जिसे गुरुकुल के 3 मुख्य वरिष्ठों द्वारा संचालित किया जाता था। इस शाखा के शिष्यों का कार्य था गुरुकुल की हर छोटी बड़ी घटना का लेखा जोखा रखना। इसमें शिष्यों के बीच हुए द्वंद्वों के परिणाम भी शामिल होते थे। इसीलिए गुरुकुल में हुई किसी भी लड़ाई के परिणाम को प्रमाणित करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुप्त शाखा के शिष्य साए की तरह हर मुकाबले पर नजर रखते और उनके परिणामों को दर्ज करते थे। फिर इन रिकॉर्ड्स का मासिक सारांश तैयार किया जाता था। इस शिष्या ने इस द्वंद्व के परिणाम को दर्ज करने के बाद अपनी कमर से एक और छोटी पुस्तक निकाली और उसे खोला।
अर्जुन की 147वीं हार। अगर यह पुस्तक पलटी जाए तो उसमें अर्जुन की असंख्य पराजयों का लेखा जोखा मिलेगा। पहली लड़ाई से लेकर आज तक की सभी लड़ाइयों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, पराजय। लगातार 147 द्वंद्व और हर बार हार। यह शायद गुरुकुल के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड था जिसे सुनकर कोई भी चकित रह जाए। लेकिन इस रिकॉर्ड का स्वामी इस वक्त जमीन पर बेसुध पड़ा था। यह तक पता नहीं था कि वह जीवित है या नहीं। अर्जुन ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए ये 147 हार सिर्फ उन द्वंद्वों की थीं जो अन्य शिष्यों ने उसे चुनौती देकर लड़ी थी। यानी कि हर 5 दिन में एक चुनौती। यह सिलसिला पूरे 2 वर्षों से चला आ रहा था। शाखा पर बैठी शिष्या ने अर्जुन को जमीन पर बेसुध पड़े हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन इतनी मार झेल कर भी आखिर क्यों डटा हुआ था। वह अब अद्वितीय गुरुकुल का परीक्षार्थी शिष्य बन चुका था, जहां उसका जीवन ही संकट में था। फिर भी वह यहाँ क्यों रुका था? अगर वह गुरुकुल छोड़ देता तो शायद उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो सकता था। आखिर इस दुबले पतले लड़के में ऐसा कौन सा समर्पण था जिसने उसे 147 हार के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारने दी? शायद यह किसी पुरुष की मूर्खता थी या फिर उसकी जिद। हर बार वह अर्जुन को लगभग मरणासन्न अवस्था में देखती थी। धीरे धीरे उसने इस तपस्वी शरीर, तृतीय अवस्था के युवक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह जानना चाहती थी कि इतनी कमजोर स्थिति के बावजूद अर्जुन कब तक यहाँ बना रहेगा। उसकी प्रतिभा और उसकी धीमी प्रगति को देखते हुए यह साफ था कि वह इस गुरुकुल के लिए उपयुक्त नहीं था। उसका स्थान शायद बाहरी दुनिया में कहीं और था। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, दर्शक भी कब के जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अब भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जब अर्जुन को होश आया तो दिन के तीसरे पहर हो चुके थे। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द से मुक्त हो। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह उठा और चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब एक पेड़ की छांव में पड़ा हुआ था, न कि वहां जहां वह बेहोश हुआ था। यह कैसे हुआ? अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या किसी साथी शिष्य ने इतनी दया दिखाई कि उसे यहां तक लाकर छोड़ा? यह पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसे हल्की याद आई कि उसने एक छायामय आकृति को अपने सामने से गुजरते देखा था, लेकिन स्मृति बहुत धुंधली थी। जितना अधिक वह याद करने की कोशिश करता उतना ही अस्पष्ट होती जाती। परंतु उसके वर्तमान स्थान और जहां वह बेहोश हुआ था वहां साफ खींची हुई लकीरें दर्शा रही थीं कि उसे यहां घसीट कर लाया गया था। अर्जुन ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और अचानक तेज जलन महसूस हुई। एक क्षण के लिए वह जड़ हो गया, फिर गुस्से से भर उठा। उसके मन में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसने मुझे घसीट कर यहां लाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे वहीं छोड़ देता तो बेहतर होता। अपने गुस्से में डूबे अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके दाएं हाथ में कुछ था। उसने संदेह भरी नजरों से देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसके हाथ में एक छोटा सुंदर चीनी मिट्टी का पात्र था। यह क्या है? यह निश्चित रूप से उसका नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी पोशाक और झाड़ू थी। उसके पास ऐसी कीमती वस्तु कहां से आई? छोटे पात्र पर एक लेबल था। उसने उसे पढ़ा, रक्त थक्का मरहम। अर्जुन ने उस छोटी शीशी को देखा जिस पर लिखा था रक्त थक्का मरहम। यह अद्वितीय गुरुकुल में घाव भरने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मरहम था। हालांकि यह साधारण था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बहुत अच्छी थी। आमतौर पर शिष्य इसे आपातकालीन स्थिति के लिए अपने पास रखते थे, मगर यह मरहम सस्ते में नहीं आता था। गुरुकुल के भंडार कक्ष में इसकी कीमत 10 योगदान अंकों के बराबर थी। 10 योगदान अंक। अर्जुन को 1 महीने तक झाड़ू लगाने पर मात्र 10 योगदान अंक मिलते थे, यानी इस मरहम की कीमत उसके पूरे महीने की मेहनत के बराबर थी। किसने दिया होगा यह? अर्जुन सोच में पड़ गया। अब उसे उस अज्ञात व्यक्ति के प्रति अपनी नाराजगी कम होती हुई महसूस हुई, पर जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की उसकी पीठ में फिर से जलन होने लगी। 3 साल हो गए थे उसे इस गुरुकुल में आए हुए। इतने समय में वह यह भली भांति समझ चुका था कि यहाँ दया की कोई जगह नहीं थी, मगर आज किसी ने उसके लिए यह मरहम छोड़ दिया, जिससे उसके दिल को गहरा छू गया। पहले तो वह मान चुका था कि इस गुरुकुल के सभी शिष्य निर्दयी और स्वार्थी थे। शायद यह मरहम देने वाले के लिए अधिक मूल्यवान न हो, लेकिन इस क्षण में अर्जुन को इसकी सख्त जरूरत थी। एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, और जब एक छोटी कृपा की जाती है तो उसे जीवन भर नहीं भुलाया जाना चाहिए। अर्जुन के मन में कृतज्ञता थी। उसने याद करने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन हो सकता था, लेकिन स्मृतियां धुंधली हो गई थीं। उसे बस हल्की सुगंध की एक झलक याद थी। क्या यह मरहम इतना सुगंधित होता है? अर्जुन ने सोचा। वह धीरे धीरे शांत हुआ, अपने कपड़ों को ठीक किया और मरहम की शीशी को सावधानी से रख लिया। फिर उसने अपनी झाड़ू उठाई और अपने काम पर लौट आया। गुरुकुल के भीतर और बाहर उसने सफाई की, और जब आधी रात बीत गई तो उसका काम पूरा हुआ। अब वह थके और भूखे शरीर को घसीटता हुआ अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगा। सुबह की लड़ाई में लगे घाव अब तक उपचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन की भूख चरम पर थी, लेकिन उसने पहले अपने घावों की देखभाल करना आवश्यक समझा। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी की बाल्टी उठाकर अपना शरीर धोने लगा। अगर इस समय कोई उसे देखता तो शायद हैरान रह जाता। उसकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, उसकी पसलियां उभरी हुई थीं और उसके शरीर पर मांस बहुत ही कम था। पोषण की कमी साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर हर जगह घाव और चोट के निशान थे। शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था जहां कोई पुराना जख्म न हो। हर 5 दिन में उसे चुनौती दी जाती थी। हर बार वह हार जाता था, हर बार वह बेहोश हो जाता था। पुराने घाव ठीक भी नहीं हो पाते थे कि नए जख्म आ जाते थे। कोई और उसकी जगह होता तो अब तक हार मान चुका होता, मगर अर्जुन, वह हर बार उठ खड़ा होता, अपने घावों की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता। तो क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ।
एक बार जब अर्जुन का शरीर साफ हो गया, उसने खून जमाने वाली क्रीम की बोतल उठाई और उसे थोड़ी देर सूंघा। उसे एहसास हुआ कि दवाई काफी ताजगी से भरी हुई थी और वह इसमें खो गया। फिर उसने इसे ठीक करने के लिए अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने वह बोतल खोली और अपनी चोटों पर क्रीम लगाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रुक गया। उसने जल्दी से एक नया पानी का टब लाया और उसमें दवाई का कुछ हिस्सा डालकर उसे घोलने लगा। धीरे धीरे उसे घोलते हुए उसने उसी पतली दवाई से अपनी चोटों का इलाज करना शुरू किया। खून जमाने वाली क्रीम का असर अच्छा था, पर इसे घोलने के बाद असर थोड़ी कम हो गई। लेकिन अर्जुन के पास यही एक बोतल थी, तो जाहिर है उसे इसे संभाल कर ही इस्तेमाल करना था। घोलने के बाद जब वह टब खाली हो गया, अर्जुन ने अपनी चोटों का इलाज भी पूरा कर लिया। हालांकि उसके मन में कुछ सवाल थे। क्रीम की महक पहले जैसी नहीं थी और थोड़ी तीखी भी महसूस हो रही थी। अपने कपड़े वापस पहनकर अर्जुन एक काले रंग की मीठी आलू की जड़ ले आया और उसे जल्दी से खा लिया। फिर अर्जुन अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्द ही सो गया। उसके छोटे से झोपड़ी की छत में जो छेद थे, उनके जरिए कुछ रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे झोपड़ी रोशन हो रही थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी। वहां न तो कोई मेज थी, न ही कोई कुर्सी। केवल एक छोटा सा बिस्तर था, जिस पर मृग की चमड़ी की चादर और एक चौकोर तकिया पड़ा था। यही थी अर्जुन की सारी संपत्ति। मृग की चमड़ी वह अर्जुन ने पहले शिकार करके प्राप्त की थी। हालांकि यह बहुत मोटी नहीं थी, फिर भी यह गर्म रखती थी। तकिया, जब वह गुरुकुल से बाहर था और शिकार पर गया था, तो उसे कहीं रास्ते में मिल गया था। वह तकिया चौकोर था, 1 फुट लंबा और 3 अंगुल मोटा। यह पत्थर जैसा दिखता था और महसूस भी होता था, लेकिन इसका वजन एक पत्थर जैसा नहीं था। अर्जुन नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन उसने इसे तकिए के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कभी ज्यादा नहीं सोचा। यह काला पत्थर जैसा तकिया पहले से ही अर्जुन के पास 1 साल से था और फिर भी वह नहीं जानता था कि यह क्या है। फिर भी यह एक बेहतरीन तकिया था। गहरी नींद में अर्जुन ने आज की लड़ाई का सपना देखा। बार बार उसे विशाल सिंह द्वारा उड़ाया गया और हर बार वह फिर से खड़ा होकर अपने सीने पर खून के चिन्ह के साथ लड़ाई जारी रखता। जैसे जैसे सपना चलता गया, खून का चिन्ह और भी ताकतवर हो गया। अर्जुन का सोता चेहरा दर्द से तंग था, लेकिन उसमें दृढ़ता दिख रही थी। उसका एक ही उद्देश्य था, सफलता प्राप्त करना। चाहे उसे अपना पैर काटने का आदेश दिया जाए या अपने शरीर को आग में जलाने का, वह डरने वाला नहीं था। बेहोश अर्जुन को यह नहीं पता चला कि उसके नीचे रखा तकिया अब एक धुंधली रोशनी छोड़ रहा था, जो उसके मनोदशा के साथ मेल खा रही थी। यह रोशनी धीरे धीरे और अधिक चमकीली होती गई। स्वप्न में अर्जुन ने विशाल सिंह से अपनी पहली सुबह की मुठभेड़ को दोहराया, बार बार जमीन पर गिरते हुए। अपनी 1000वीं बार गिरने और फिर उठने के बाद उसकी अडिग इच्छा शक्ति अचानक टूट गई। वह निर्दयी तरीके से विशाल सिंह की ओर बढ़ा, जो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर विशाल सिंह का रूप धुंधला हो गया और वह अर्जुन के रूप में बदल गया। इस क्षण में अर्जुन का मन शांत हो गया। हालांकि यह उसके प्रतिद्वंदी को हराने के कारण नहीं था, बल्कि यह उसके अपने डर और समर्पण करने वाले दिल पर विजय पाने की वजह से था। धीरे धीरे एक हल्का सा एहसास उठा। अब आकाश के नीचे ऐसा कुछ नहीं था जो उसे किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर सके। वास्तविकता में अर्जुन के सिर के नीचे रखा काला तकिया अचानक एक काले रोशनी से चमक उठा। यह काली रोशनी काले पत्थर से बाहर निकली और कुछ देर हवा में मंडराती रही, फिर अर्जुन के सिर में घुस गई और तुरंत गायब हो गई। साथ ही एक प्राचीन और सुनसान स्थान पर एक अजीब उपस्थिति का आक्रमण हुआ। जैसे ज्वार की लहरें या बर्फ का ढाना, वह अजीब उपस्थिति सोच रही थी कि उसके सामने खड़ा हर व्यक्ति नगण्य था। अर्जुन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया और वह डर से कांप रहा था। वह उस अजीब उपस्थिति द्वारा जगाया गया था। खुद को शांत करते हुए उसने मुस्कान देने की कोशिश की। स्वप्न में वह खुद को इतनी डरावनी स्थिति में डाल सकता था, यह सचमुच हास्यास्पद था। अपने चेहरे को रगड़ते हुए उसने रात के आकाश में देखा और समय का अनुमान लगाया। फिर वह चिढ़ा। उसने केवल 2 घंटे ही सोया था और बाहर काफी अंधेरा था। जल्दी से उठते हुए उसने मृग की चमड़ी की चादर को मोड़ा और काले पत्थर के तकिए को फिर से सही जगह पर रखा। जैसे ही वह उठा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने वापस मुड़कर तकिए को देखा। यह एहसास, उसके अंदर से आवाज आई कि यह पहले जैसा नहीं था। संदेह के चलते अर्जुन ने तकिए को उठाया और महसूस किया कि इसका वजन बहुत कम हो गया था। अजीब, यह पत्थर अचानक इतना हल्का कैसे हो सकता है? यह सवाल उसके मन में उठने लगा और फिर और भी सवाल खड़े हो गए। यह ऐसा था जैसे एक मोटी किताब हवा में उछाल दी गई हो, जिसके पन्ने फैलकर जमीन पर गिर रहे हों। अर्जुन हैरान रह गया और कुछ देर के लिए वह उसे पकड़ना भी भूल गया। अर्जुन ने देखा कि काला पत्थर का तकिया जमीन पर गिरकर एक किताब की तरह खुल गया। वह विश्वास नहीं कर सका, हालांकि वह उस तकिए को सामने देख रहा था। क्या यह एक पत्थर नहीं था? यह अचानक किताब कैसे बन गई? काला पत्थर का तकिया अर्जुन के पास 1 साल से अधिक समय से था और वह इसे अच्छे से जानता था। क्या उसने पहले एक काले पत्थर को नहीं पाया था और यह कोई किताब नहीं थी? क्या कोई पुरानी कछुआ अपनी खाल उतारकर सांप बन गया था? कुछ समय पहले जब वह किताब को उठाने झुका तो उसने तुरंत इसके साथ एक संबंध महसूस किया। फिर से देखने पर उसे सच में मानना पड़ा कि यह वही तकिया था जिसे वह इस्तेमाल कर रहा था। यह मोटी किताब उसे चुप करा देने वाली थी। हालांकि इसमें कोई शब्द नहीं थे, यह खाली थी, लेकिन किताब के पन्ने उसे इसके अंदर देख पाने से रोक रहे थे। उसने हल्के से एक पन्ना फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फाड़ा ही नहीं जा सका। यह सच में उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह इसे पूरे 1 साल तक इस्तेमाल कर चुका था और अब जाकर उसने इसकी असलियत का पता लगाया। लेकिन इस खाली काले किताब का क्या इस्तेमाल हो सकता है? उसने किताब की पूरी जांच की और फिर भी कुछ नहीं मिला। रहस्यमय। अर्जुन ने किताब का पहला पन्ना पलटा और उसमें कुछ भी नहीं था। खाली पन्ने को घूरते हुए उसने देखा कि कुछ बदलाव हो रहा था। फिर उसने महसूस किया कि पन्ने में कुछ बदलाव हुआ था।
उसी अजीब उपस्थिति का एहसास फिर से हुआ जो उसने अपने स्वप्न में एक सुनसान स्थान में महसूस की थी। एक पंक्ति सोने के रंग में लिखी हुई थी, खून लिया गया, सोने का शरीर उतरा। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सोने का अमर। ये शब्द अर्जुन की आत्मा में गहरे तक समा गए और उसने किताब को जोर से बंद कर दिया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। गहरी सांस लेकर उसने खुद को कुछ शांत किया। यह काला किताब क्या रहस्य छिपाए हुए है? उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह वस्तु जो उसने काले पवन पर्वतों से प्राप्त की थी, एक महान इतिहास को छिपाए हुए है। कुछ देर की चुप्पी के बाद